महज 40 साल की उम्र में जब एक बेटे ने अपनी मां को खोने का गम सहा, उसी पल देश ने एक युवा नेता को पाया। ये कहानी है राजीव गांधी की, भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री की, जिन्होंने राजनीति में गहरी रुचि न होने के बावजूद अपने देश के लिए कर्तव्य को सर्वोपरि माना। इंदिरा गांधी की त्रासदी पूर्ण हत्या के बाद राजीव ने 1984 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, न केवल एक नेता के रूप में बल्कि एक ऐसे युवा के रूप में जो भारत के सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध था। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए जिनसे देश को लाभ हुआ, लेकिन 7 साल बाद वही हुआ जिसका डर उनकी पत्नी सोनिया गांधी को था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक सभा के दौरान राजीव गांधी पर एक मानव बम ने हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इस घटना के पीछे किस उग्रवादी संगठन का हाथ था और क्या था राजीव गांधी के जीवन का वो आखिरी दिन? जानिए इस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना को जो आपको आंसुओं से भीगने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1984 में प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी अगले 5 वर्षों तक देश की बागडोर संभालते हैं, लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह करीब 1 साल तक प्रधानमंत्री रहते हैं और फिर अगले वर्ष चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और मई 1991 में देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव का माहौल बनता है। इस दौरान कांग्रेस, जो पिछले 2 साल से सत्ता से बाहर थी, राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। लेकिन राजीव गांधी इस बात से अनजान थे कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा चुकी थी जो उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। इस साजिश की शुरुआत नवंबर 1990 में हुई, जब श्रीलंका के जाफना के घने जंगलों में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण अपने 4 साथियों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहा था। योजना पर विस्तार से चर्चा करने के बाद प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश पर अपनी मुहर लगा दी। इसके लिए उसने अपने सबसे खास जासूस शिवरासन को इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रभाकरण की योजना के तहत शिवरासन को तमिलनाडु में लिट्टे समर्थकों के बीच राजीव गांधी के खिलाफ माहौल तैयार करना था। इसके लिए शिवरासन चेन्नई पहुंचा और नलिनी, धानु, सुभा, अरवू और मुरुगन को अपनी टीम में शामिल किया। यही वो लोग थे जिन्हें राजीव गांधी की हत्या के इस घातक षड्यंत्र को अंजाम देना था। लिट्टे से जुड़े बाकी आतंकवादी इन साजिशकर्ताओं को बम और बाकी जरूरी सामान सप्लाई करने वाले थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद इन आतंकवादियों ने अपने मानव बम को राजीव गांधी तक पहुंचा दिया, जिसने खुद के साथ साथ राजीव गांधी की जान भी ले ली। ये जानने के लिए हमें भारतीय राजनीति के उस काले दिन पर नजर डालनी होगी। मई 1991 में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा था। कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी के प्रचार अभियान के लिए पार्टी ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब का किंग एयरक्राफ्ट किराए पर लिया था। राजीव ने देश के अलग अलग राज्यों के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में रैलियां की। 20 मई को उन्होंने दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर उड़ान भरी। अगले 2 दिनों में उन्हें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा करना था और 22 मई को वापस दिल्ली लौटने की योजना थी। 20 मई को राजीव ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में रैलियों और सभाओं को संबोधित किया। 21 मई को वे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे, जहां से उन्हें शाम को चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। प्रचार के लंबे दिन के बाद राजीव थक चुके थे, लेकिन उनका कार्यक्रम पूरी तरह समयबद्ध था। शाम को जब राजीव विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट में बैठे, तो उड़ान भरने से पहले पायलट कैप्टन चंदोक ने पाया कि विमान की संचार व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी। इस तकनीकी समस्या को देखते हुए राजीव ने चेन्नई जाने का विचार छोड़ दिया और एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस की ओर रवाना हो गए, ताकि रात विशाखापट्टनम में ही बिताई जा सके। लेकिन नियति कुछ और ही कहानी लिख चुकी थी। महज चंद मिनटों में हवाई जहाज की जांच कर रहे इंजीनियरों ने समस्या का पता लगा लिया। दिक्कत एक स्विच में थी, जिसे तुरंत बदल दिया गया। पायलट ने यह खबर राजीव गांधी तक पहुंचाई। ये सुनते ही राजीव एक बार फिर एयरपोर्ट पहुंच गए। दरअसल मद्रास, चेन्नई में कांग्रेस उम्मीदवार मरागदम चंद्रशेखर ने राजीव के लिए एक खास रैली और सभा का आयोजन किया था। राजीव ने सोचा कि अगर समय पर प्लेन ठीक हो गया है तो इस रैली में जरूर पहुंचना चाहिए। राजीव एयरपोर्ट पर वापस आए और ठीक शाम 6:30 पर उनका विमान विशाखापट्टनम से मद्रास के लिए उड़ान भरता है। दिलचस्प बात यह थी कि राजीव खुद विमान चला रहे थे। विमान ने ठीक रात 8:20 पर मद्रास एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां 70 वर्षीय मरागदम चंद्रशेखर ने
उनका स्वागत किया। मरागदम श्री पेरम्बदूर से कांग्रेस की चुनावी उम्मीदवार थीं, जो चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। राजीव मरागदम के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ श्री पेरम्बदूर के जिस मैदान में रैली होनी थी, वहां राजीव गांधी के इंतजार में समर्थक बेकाबू हो रहे थे। हजारों लोग शाम 6 बजे से ही मैदान में जुट चुके थे। राजीव के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चारों ओर राजीव गांधी और उनकी मां इंदिरा गांधी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। माहौल ऐसा था जैसे कोई भव्य मेला लगा हो, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस ऐतिहासिक सभा में खून के ऐसे लाल धब्बे लगने वाले हैं जो कभी मिट नहीं पाएंगे। योजना के मुताबिक सभा स्थल से 100 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी की एक प्रतिमा बनाई गई थी। राजीव को पहले उस प्रतिमा पर माला अर्पण करनी थी और फिर रेड कारपेट पर चलते हुए मंच तक पहुंचना था। लेकिन नियति ने इस शाम को भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बनाने की ठान ली थी। इस रेड कारपेट के दोनों तरफ मजबूत लकड़ियों की रेलिंग बनाई गई थी ताकि समर्थक वहीं खड़े होकर राजीव गांधी का अभिवादन कर सकें। राजीव को इस रास्ते से होकर मंच तक पहुंचना था, जहां पार्टी के चुनिंदा कार्यकर्ता उनका स्वागत करने वाले थे। इसके बाद राजीव गांधी मंच से पार्टी का प्रचार करते। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब शुरू होता है। मरागदम चंद्रशेखर ने अपने सहयोगी एजे डोस को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे उन लोगों की सूची तैयार करें जो रेड कारपेट एरिया में राजीव गांधी का स्वागत करेंगे। भले ही उस वक्त राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन कई संगठनों के निशाने पर जरूर थे। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि रेड कारपेट एरिया में मौजूद हर व्यक्ति की सुरक्षा जांच पूरी हो। इस काम के लिए एक स्थानीय सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया था, जो 2 अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मेटल डिटेक्टर लेकर तैनात थे। श्री पेरम्बदूर के इस मैदान को 300 पुलिस कर्मियों ने कड़ी सुरक्षा घेरे में ले रखा था, लेकिन यह सुरक्षा घेरा भी उस खतरे का आभास नहीं कर सका जो पहले ही सभा स्थल में पहुंच चुका था। एक मानव बम जिसने खून से लथपथ कहानी लिखने की कसम खा ली थी। रेड कारपेट एरिया में महिलाओं की जांच के लिए महिला सुरक्षाकर्मी अनसुया डेज भी मौजूद थीं। इसी दौरान एजे डोस पर कांग्रेस कार्यकर्ता लिस्ट में नाम जुड़वाने का दबाव बनाने लगे। उनमें से एक थीं लता कानन, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। लता चाहती थीं कि उनकी बेटी कोकिला एक हिंदी कविता सुनाकर राजीव गांधी का अभिवादन करे। दबाव के चलते रात करीब 9 बजे एजे डोस ने लता कानन और उनकी बेटी कोकिला के नाम सूची में जोड़ दिए और पुलिस को सौंप दी। इस सूची में कुल 24 लोग थे, लेकिन इस लिस्ट के साथ एक ऐसा नाम जुड़ चुका था जो इतिहास के सबसे काले अध्याय का हिस्सा बनने वाला था। हवा में रहस्य का साया था, मानो कोई अनदेखी शक्ति इस रात को हमेशा के लिए बदलने का इरादा कर चुकी हो। पुरुष कार्यकर्ताओं में से केवल कोकिला और लता को छोड़कर बाकी सभी वहां उपस्थित थे। लेकिन कार्यक्रम के दौरान खींची गई एक तस्वीर में स्कूल यूनिफॉर्म पहने खड़ी कोकिला के पास एक 30 वर्षीय लड़की नजर आती है। उसने हरे और नारंगी रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके हाथ में चंदन की लकड़ी से बनी माला थी। अजीब बात यह है कि इस लड़की पर किसी का ध्यान नहीं गया। शायद आसपास के लोगों को लगा होगा कि यह लड़की लता और कोकिला के साथ है, लेकिन सच्चाई यह थी कि लता और कोकिला इस लड़की को जानते तक नहीं थे। इसके अलावा उस लड़की के साथ एक पुरुष भी खड़ा था जिसने सफेद कुर्ता पजामा और चश्मा पहना हुआ था। उसके हाथ में किताब और कलम थी। जैसे ही लता और कोकिला राजीव गांधी का इंतजार कर रही थीं, नारंगी कुर्ता और चश्मा पहने हुए वह महिला भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। इसी दौरान हरि बाबू नाम के पत्रकार ने यह तस्वीर खींची थी। हरि बाबू विशेष रूप से राजीव गांधी की सभा को कवर करने आए थे। हैरानी की बात यह थी कि राजीव गांधी से मिलने की चाहत में वे लोग भी रेड कारपेट पर घुस गए जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे। तभी एजे डोस ने पुलिस से कहा कि इन अतिरिक्त लोगों को बाहर निकालें और बाकी लोगों की भी अच्छे से तलाशी लें। इतने में करीब 10:10 पर राजीव गांधी के आगमन की खबर मिलती है। वे अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरते हैं और सबसे पहले इंदिरा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाते हैं। इसके बाद मराम उन्हें रेड कारपेट पर ले जाते हुए कार्यक्रम से परिचय करवाने लगती हैं। इस बीच एक कार्यकर्ता राजीव को चादर भेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन मगरा उसे रोकने का प्रयास करती है। फिर भी राजीव को देखकर लोग बेकाबू हो जाते हैं। सिविल ड्रेस पहने पुलिस अधिकारी राजीव को भीड़ से अलग करने की कोशिश करते हैं, जिनके बीच राजीव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी पुरुष कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद महिला कार्यकर्ताओं तक पहुंचते हैं, जहां लता कानन के साथ खड़ी उनकी बेटी कोकिला उन्हें कविता सुनाती है। इस बीच नारंगी सलवार कमीज पहने वह लड़की भी राजीव गांधी की तरफ बढ़ती है। तभी अधिकारी अनसुया डेजी हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन राजीव उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। अब 30 साल की यह नटी काली और चश्मे पहनी लड़की राजीव को
चंदन की माला पहनाते हुए और पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और तभी एक बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ काले धुएं और आग की लपटें फैल जाती हैं, जिससे लोगों में भगदड़ मचने लगती है। मानव बम बनकर आई इस महिला के साथ साथ वहां मौजूद राजीव गांधी को भाषण सुना रही कोकिला, राजीव की सुरक्षा टीम के अधिकारी और खुद राजीव गांधी समेत कुल 15 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। इसके अलावा 44 अन्य घायल हो जाते हैं, जिनमें से 20 की हालत गंभीर थी। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता नीना गोपाल बताती हैं कि मैं राजीव के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैं आमतौर पर सफेद साड़ी नहीं पहनती, उस दिन जल्दी में एक सफेद साड़ी पहन ली। बम फटते ही मैंने साड़ी की तरफ देखा, वह पूरी तरह से काली हो गई थी। उस पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। ये चमत्कार ही था कि मैं बच गई, जबकि मेरे आगे खड़े सभी लोग मारे जा चुके थे। इतने में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रमा मूर्ति और नेताजी के मुख पर वाली जगह की तरफ भागते हुए आते हैं। तभी मुख जूतों से राजीव गांधी की पहचान करते, जो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके थे, उन्हें देखकर मुंह अपनार किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए राजीव गांधी के शरीर को सीधा करते हैं और उसे एक चादर से ढक देते हैं। वहीं यह दुखद खबर आग की तरह दिल्ली तक पहुंच जाती है। जब राजीव गांधी की मौत की खबर सोनिया गांधी तक पहुंचती है तो उन्हें अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ता है। उनकी बेटी प्रियंका गांधी किसी तरह अपनी मां को संभालती हैं और दोनों जल्द से जल्द चेन्नई के लिए रवाना होती हैं, जहां अस्पताल में शहीद राजीव गांधी का पार्थिव शरीर रखा गया था। इस खबर ने विदेश में पढ़ाई कर रहे राहुल गांधी को भी झकझोर कर रख दिया। खबर मिलते ही वह जल्द से जल्द भारत लौटने की तैयारी करते हैं। राजीव गांधी की मौत सोनिया गांधी के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि वह राजीव को खुद से भी ज्यादा प्यार करती थीं। 7 साल पहले जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तब भी सोनिया गांधी ने फूट कर रोते हुए राजीव से कहा था, तुम राजनीति में मत जाओ वरना वे तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन राजीव ने उसी समय जवाब दिया था, इस मुश्किल घड़ी में देश को संभालना मेरा कर्तव्य है। 22 मई की सुबह प्रियंका और सोनिया राजीव गांधी का शव लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हैं। ये वे क्षण थे जो इतिहास के पन्नों में खून के लाल अक्षरों से दर्ज हो गए। ये वो लम्हे हैं जिनका जिक्र भर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी ले आता है। पहले देवर संजय गांधी प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, फिर सास इंदिरा गांधी को उन्हीं की सुरक्षा में तैनात 2 सिख गार्ड द्वारा गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। अब सिर्फ 7 साल बाद पति राजीव गांधी को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। घटनास्थल पर मरने वालों में एक नाम पत्रकार हरिबाबू का भी था, जिनकी छाती पर वह कैमरा पड़ा था जिसमें राजीव गांधी के जीवन के आखिरी पलों की तस्वीरें कैद थीं। इस कैमरे को सीबीआई ने जब्त कर लिया और तस्वीरें रिकवर कर मानव बम बनकर सभा में पहुंची उस महिला का पता लगाया। हरिबाबू के कैमरे में कैद इन तस्वीरों ने सीबीआई के सामने कई राज खोले, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन टीम को तमिलनाडु के उग्रवादी संगठन लिट्टे तक पहुंचाया। दोस्तों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन उनकी असमय और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस दुखद घटना के बाद कुछ ही दिनों में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 दोषियों को सजा सुनाई। अगर आप भी राजीव गांधी के योगदान और बलिदान का सम्मान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।